यस सर, वेलकम बैक। और अब हम लोग चालू कर रहे हैं पीजीबीपी का क्वेश्चनर। तो जिस घड़ी का था आपको इंतजार कि पीजीबीपी के क्वेश्चनर कब चालू होंगे, लीजिए सर चालू होते पीजीबीपी के क्वेश्चनर। इस क्वेश्चनर को बड़े ध्यान से बनाया गया है, पूरी कोशिश की गई है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को डालने की, पूरी कोशिश की गई है टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम्स को इसके साथ मिक्स करने की। इस क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चनर के अंदर में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को भी कवर किया है, थियरी और प्रैक्टिकल को भी कवर किया हुआ है। पूरी कोशिश की गई है ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन से कुछ ना कुछ ब्रिंग अप करने की। तो इन दैट वे ये क्वेश्चनर बहुत जबरदस्त है व्हेन इट कम्स टू पीजीबीपी। यस और नो, राइट। हालांकि एक बात हम सबको समझना होगा, डायरेक्ट टैक्स आपको भी पता है सिलेबस कितना बड़ा है, और इतने बड़े सिलेबस के अंदर में आप एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन ये हमेशा कम पढ़ेंगे। इनफैक्ट आप जब भी कोई नई बुक देखोगे आपको एक क्वेश्चन तो नया दिखेगा, नए नाम कुछ फिगर और एक आधी कोई नया एडजस्टमेंट्स। तो आप सीधा सीधा किसके ऊपर फोकस करें, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करें, और जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उतने पॉसिबल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट बीइंग कार इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन था सेक्शन 43(1) और सेक्शन कहता था, अगर आपको याद हो स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन 5, अगर कोई पर्सनल एसेट को बिजनेस में लेके आया, बिल्डिंग है तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, और अदर देन बिल्डिंग है तो हम सीधा सीधा एक्चुअल कॉस्ट लेते थे। यहां पे कार अगर बिजनेस में लाया तो कार की जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी वही एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। As per section 43(1), actual cost would means actual cost of the asset to the assessee. As per explanation 5 to section 43, providing for reduction of notional depreciation from the date of acquisition for personal use to determine the actual cost of the asset is applicable only in case of building which is initially acquired for personal use and later on brought into professional use. It is not applicable to other asset. तो ऐसे केस में अगर कार लेके आया है तो वॉट एवर इज द एक्चुअल कॉस्ट टू कार इज कंसिडर्ड। जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वही हमें क्या करनी होगी, कंसिडर करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स के डेफिनेशन है वही दिया हुआ, याद होगा तो गुडविल छोड़ करके जितने इंटेंजिबल्स आपको याद आते हैं वो सारे के सारे लिख देना। हालांकि गुडविल भी क्या है, इंटेंजिबल है, हम लोगों ने इसके लिए ऑलरेडी केस देखा हुआ है, तो आप इसे सेल्फ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। गिव 4 एग्जाम्पल्स, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। लो 4 एग्जाम्पल। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 25%। खुद भी कर लेना, सेल्फ में आगे बढ़ते हैं। Briefly discuss about the provision relating to deductibility of interest on borrowed capital for the purpose of PGBP। याद होगा तो इंटरेस्ट ऑन borrowed capital का डिडक्शन हमें 36(1)(3) के अंदर में मिलता है। सेक्शन 36(1) कहता है अगर बिजनेस के लिए आपने borrowed capital किया है तो इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन borrowed capital टिल द डेट असेट इज पुट टू यूज, वो वाला मिलने वाला नहीं है। हालांकि ये जो इंटरेस्ट ऑन borrowed capital है इसका कोई डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई कनेक्शन होना चाहिए। यस और नो, ओके, चेक कीजिएगा। अंडर सेक्शन 36 डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन while computing the income under the head of PGBP. Further, explanation 8 clarifies that interest related to period after the asset is first put to use cannot be included in the actual cost. एक बार asset put to use हो गया उसके बाद का interest actual cost में नहीं आता, हालांकि till the date it is put to use actual cost का पार्ट बनता है। The proviso to section 36 provide that no deduction shall be allowed in respect of any amount paid in respect of capital borrowed for acquisition of an assets for any period beginning from the date on which capital is borrowed for acquisition till the asset it is first put to use. तो असेट के केस में जब तक पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है, और ये एक्चुअल कॉस्ट में भी पड़ा है। दस इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोड कैपिटल फॉर एनी पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ऑन विच द असेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज शुड बी कैपिटलाइज्ड। मेजरली 3 पॉइंट ही लिखने थे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर अलावेबिलिटी ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। आई थिंक ये मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप इसको सेल्फ कर सकते हैं, फिर भी रिकॉल करवा देता हूं। सेक्शन 37 बोलता है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो डिडक्शन मिलेंगे। इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर 32, 36, इट शुड बी रियल एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन,
It should not be for any breach of law not covered by 30 to 36. CSR expenditure allowed नहीं है, political party को contribution in their advertisements allowed नहीं है. वो ये पॉइंट पूरे के पूरे लिखना है. आप देख सकते हो पहले कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे CSR एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट भी लिखा है, पॉलिटिकल वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है. इतने पॉइंट मेंशन कर लो, याद होगा तो अपनी फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में भी ये सारे पॉइंट मेंशन है. बस इतना कर डाला, लाइव जिंगा डाला, गेम ओवर. Question number 5. It's a good question and question covered in your module. State with reason allowability of following expenses. The moment आपसे कोई पूछता है ना स्टेट, मतलब आपको लिखना है थ्योरी, और आपका आंसर उसका क्या पूछ रहा है, स्टेट विथ रीजन अलाउेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग. अलाउेबिलिटी मतलब आपका आंसर ही चालू होना चाहिए, दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउड और नॉट अलाउड. साथ साथ में वो रीजन भी पूछ रहे हैं, मतलब अगर पॉसिबल हो तो सेक्शन नंबर को आप रेफर कर सकें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. Under the income tax as deduction while computing the income from business and profession. पहला, XYZ Credit Corporation NBFC made a provision for bad and doubtful debts. Bad and doubtful debts अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 36 में हमने बात करी थी, bad debts is allowed as deduction, provision for bad debts is not allowed as deduction. However, provision for bad debts is allowed in case of a banking company. Indian banks के लिए आपको 8.5% of GTI plus 10% of aggregate average rural advances, और Indian banks को छोड़ के बाकी सभी के लिए, foreign bank, NBFC इन सभी के लिए 5% of their total income before this particular deduction. तो क्या ये अलाउड है? एनबीएफसी कोई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाए? आंसर इज यस, ये अलाउड है. मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ द टोटल इनकम मालिक, मैक्सिमम, तो ये अलाउड है. आंसर देखेंगे. On 14/5, ABC paid 45,000 to Indian Railway for use of its asset. Payment to Indian Railway for use of its asset. याद होगा तो सेक्शन 43B कहता है अगर पेमेंट टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ इस असेट किया और रिटर्न भरने से पहले इसे पे कर दिया तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन. रिटर्न भरने के बाद पे किया तो इट इज अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट. अब यहां पे 14/5 को पे किया है, मतलब रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया, अलाउड एज डिडक्शन, गेम ओवर. MNO Limited paid 55,000 as tax on non-monetary perquisite provided to employee. याद होगा तो सेक्शन 40A ये सेक्शन डिसअलाउ होता है. याद होगा तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर टैक्स पे करे, नॉन टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे करे तो ये उसका तो एक्सपेंडिचर है नहीं. ये किसका एक्सपेंडिचर है बेटा? एम्प्लॉय का एक्सपेंडिचर है, एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, डिसअलाउड अंडर 40A. 32,000 paid by S Limited in cash to a transporter owing aids good carriage throughout the previous year for carriage of goods without deduction of tax at source. Stop. Without deduction of tax at source बोल दिया उसने. कैश पेमेंट अप टू 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउड है एज पर सेक्शन 40A3. लेकिन अगर आपने क्या किया है, कोई पेमेंट किया है किसको? रेसिडेंट को, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस 40A अप्लाई करेगा एंड 30% ऑफ सच पेमेंट इज डिसअलाउड, वो यहां पे अट्रैक्ट कर सकता है. तो 40A3 को आपको यहां पर रेफर करना पड़ेगा सेट, प्लस 40A3 के अलावा मालिक 40A3 के अलावा आपको क्या रेफर करना पड़ेगा? 40AIA आपको रेफर करना पड़ेगा. याद होगा तो ये उन प्रोमिनेंट सेक्शंस में से थे जो फास्ट ट्रैक के अंदर में घोट के पिए भाई साहब. P Limited 80,000 कैश फॉर परचेस ऑफ व्हीट. रूल 6DD अगर आपको याद हो तो रूल 6DD प्लस 40A3. 40A3 कहता है एनी पेमेंट मेड इन कैश एक्सीडिंग 10,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS तो वो डिसअलाउ होगा. हालांकि रूल 6DD कहता है कुछ एक्सेप्शन अलाउड है, उसके अंदर में पेमेंट टू फार्मर अलाउड है. तो आइए, पहला था बेटा अलाउड. सेक्शन 36 deduction is allowed to NBFC for provision for bad debts not exceeding 5% of total income. Accordingly, X Limited, XYZ Credit Corporation and NBFC would be eligible for deduction in respect of provision for bad debts not exceeding 5% of total income before making any deduction under 36 or Chapter 6A. Second वाला allowed 43B. Any payment made to Indian Railway for use of its asset is subject to actual payment on or before the due date under section 139(1). In this case, 45,000 is paid to Indian Railway for use of the asset would be allowed as deduction while computing the business income.
Third, income tax paid by employer in respect of non-monetary perquisite provided to employee is exempt in the hands of employee under 1010 cc as per 40 small a. Such tax is not deductible while computing the business income. आ गए मालिक सेक्शन सहित वही सारे पॉइंट याद. Therefore, 55,000 paid by MNO Limited in respect of monetary perquisite provided to employee would not be allowed as deduction. Next, 40A3, read with 40AIA. The limit of attracting disallowance under 40A3 for otherwise than by account pay check or draft is 35,000 in case of prying, hiring, leasing good transport. Therefore, in the present case, no disallowance under 40A3 would be attracted in the hands of S Limited. Further, disallowance under 40AIA for non-deduction of tax at source would not also be attracted since the provision of TDS under 194C are not applicable in case of transport not owing more than 10 goods carriage at any time during previous year. ये वो TDS वाले के साथ जोड़ करके बताया है. TDS के अंदर में एक प्रोविजन है, मान लीजिए अगर किसी गुड्स कैरेज के पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं है और वो अपना पैन नंबर प्रोवाइड कर देता है तो फिर TDS करने की जरूरत नहीं है. ये वो पॉइंट के साथ जोड़ के बताया है. Rule 6DD, in case of payment made for purchase of agricultural produce directly to the cultivator, grower or producer, no disallowance under 40A3 is attracted even if cash payment exceeds rupees 10,000. आ गए मालिक सारे पॉइंट याद. बहुत बढ़िया. Question number 6. It's a good question based on presumptive income. Again a question which is covered in module. मतलब अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर में भी कवर्ड है. इट इज अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एक्चुअली. Prakash engaged in retail trade. Is he an individual? Yes. Reported a turnover of 1 crore 77 lakh 50,000. The turnover is less than 2 crore for the financial year. His income from the said business is 10 lakh 20,000. Retail trade is the only source of income of Prakash. 4 सवालों के जवाब देने हैं. Is Prakash eligible to opt for presumptive taxation scheme? Yes. Assessee is individual, engaged in the business, turnover does not exceed 2 crore. He is eligible. Yes. Since his total turnover is below 200 lakh, he is eligible to opt for presumptive income under 44 AD in respect of his retail trade business. If so, determine the income. याद करो. Determine the income as per the applicable presumptive income. Mode of payment बताया नहीं है तो हम स्ट्रेट अवे 8% ले लेंगे. 1 crore 77 lakh 50,000 into 8%, 14 lakh 20,000 or declared whichever is higher, 14 lakh 20,000 Malik. His income from retail applying the presumptive income would be 14 lakh 20,000 being 8% of 1 crore 77 lakh 50,000. It is assumed that he has received the whole payment by account pay check draft ECS. Then his income would be, अगर मान लो ये अज्यूम किया जाए कि उसने पूरा पेमेंट काय से लिया हुआ है, अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट से लिया हुआ है, तो फिर आंसर आएगा 10,65,000. इन केस प्रकाश डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव इनकम, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन. अगर प्रकाश प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट नहीं करता, इसका मतलब वो लोअर प्रॉफिट शो करना चाहता है. सेठ भाई जी वो लोअर प्रॉफिट शो करना चाहता है. भाई जी अगर वो लोअर प्रॉफिट शो करना चाहता है तो उसकी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो मालिक उसको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा. सेक्शन 44AB मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पर्सन to get his accounts of the previous year audited if sales turnover exceed 1 crore rupees. However, if eligible person opt for presumptive income, he shall not be required to get his accounts audited if turnover or gross receipt does not exceed 2 crore. The CBDT wise his press release clarifies that higher threshold for non-audit of accounts has been given only to the assessee opting presumptive income. In this case, Prakash do not opt for presumptive income. He has to get his account audited and furnish a report since his turnover exceed 1 crore rupees. In case he opt for presumptive, next,
व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न? अगर एसएससी प्रिजम्पटिव इनकम में है तो जनरली 31 जुलाई, अदरवाइज 30 सितंबर. नाउ द डेट ऑफ 30 सितंबर इज 30 अक्टूबर. उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ हिज रिटर्न ऑफ इनकम? रिटर्न ऑफ इनकम के लिए 30 अक्टूबर हो जाएगा, 31 जुलाई. सो इन केस ही ऑप्ट फॉर, if he opts for presumptive income, the due date is 31st July. If he do not opt for presumptive income, get his account audited. In this case, the due date of filing will be 30 September. अब ऑडिट अगर होता है तो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो कब देना पड़ता है? 1 month बिफोर देना पड़ता है. और रिटर्न जो होता है वो 30 अक्टूबर को देना पड़ता है. तो ये 30 अक्टूबर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा मालिक? 30 अक्टूबर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. एक्स अ प्रोप्राइटर, मालिक क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. कुछ पॉइंट को हाईलाइट करें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है वो. फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 30 lakhs. न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज 20,000. Sorry, 2 lakhs. New plant and machinery acquired and put to use in December 8 lakhs. Computer is a plant and machinery, but rate of depreciation is different, 3 lakhs. Compute the amount of depreciation and additional depreciation. सबसे पहले आप बनाएंगे WDV. Depreciation भी निकालना है, additional depreciation भी निकालना है. Assume that all assets were purchased by account pay check. ठीक है, ये लाइन तो बड़ी क्लियर थी. अब जरा ध्यान से देखना, आपने दो चीजों का क्या बनाएंगे? WDV बनाएंगे अपन. सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का बनाएंगे और कंप्यूटर का बनाएंगे. यानी एक WDV का क्या बनेगा? वर्किंग नोट. पर्टिकुलर्स, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर. सबसे पहले ओपनिंग WDV. प्लांट एंड मशीनरी के केस में यह आ जाएगा ओपनिंग WDV 30 लाख रुपीज. यस और नो? 30 lakhs और 3 lakhs? इज इट 1 2 3 4 5? इज इट 3 lakh? 3 lakhs. I'm not wrong, it should be 30 lakhs and it should be 20 lakhs. Yes guys, it should be 30 lakh and 20 lakh. प्लीज मेक इट, क्योंकि आंसर उस हिसाब से बने हुए हैं. वो वर्ड में एक फिगर वाला कॉलम होता है जो इधर उधर हो जाता है, वो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है. वो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा सिर्फ एक 0 ऐड कर दीजिए. डन मालिक, आ जाओ. 30 लाख रुपीस ओपनिंग WDV आ जाएगा, प्लस एडिशन दिखेंगे 28 लाख रुपीस के. सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश कुछ नहीं है, मतलब क्लोजिंग WDV आ जाएगा 30 प्लस 20 प्लस 8, 58 लाख का WDV दिखेगा प्लांट एंड मशीनरी के कॉलम में. यही कंप्यूटर के कॉलम में ओपनिंग WDV नील दिखेगा, परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख दिखेगा, सेल नील दिखेगा, क्लोजिंग WDV 3 लाख रुपीज आ जाएगा. बराबर. अब डेप्रीसिएशन की बात कर लेते हैं. जो असेट 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है इस पे फुल डेप्रीसिएशन. अब अगर तुम ध्यान दोगे, ये 50 lakhs के ऊपर पूरा 15% का डेप्रीसिएशन मिलेगा, बिकॉज दिस असेट इज यूज्ड फॉर मोर देन 180 days. ये जो असेट दिसंबर में लिया है इस पे 7.5% का डेप्रीसिएशन मिलेगा, दैट इज हाफ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर. कंप्यूटर जो परचेज किया है इसको ऑफिस में इंस्टॉल किया है, डेप्रीसिएशन तो मिलेगा, एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा. डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा? 20%. जनरली कंप्यूटर पे 40% होता है, 50% हो जाएगा उसका 20%. यानी अगर हम देखें 50 लाख रुपीस के ऊपर 15%, दिस कम्स टू 7,50,000. नॉर्मल डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 7,50,000. ये जो नई मशीनरी परचेज की है 8 लाख की, इस पे 7.5%, इट विल कम टू 60,000. दिस कम्स टू 60,000. नया कंप्यूटर परचेज किए 3 लाख इंटू 20%, ये भी 60,000 आएगा कंप्यूटर के कॉलम में. यस. अब ये हुआ नॉर्मल डेप्रीसिएशन. अब आते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन पे. एडिशनल डेप्रीसिएशन नए एसेट्स पे ही मिलेंगे. इसके ऊपर पूरा 20% का एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा.
इसके ऊपर 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि ये पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज हुआ है एंड बैलेंस विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट ईयर। और कंप्यूटर के ऊपर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सो 20 lakhs इंटू 20%, 4 lakh rupees एडिशनल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 8 लाख का 10%, 80,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कंप्यूटर के केस में नहीं मिलेगा क्योंकि जो प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस में इंस्टॉल की गई है उसका कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। डेप्रिसिएशन ले लिया हमने, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। प्रॉब्लम में यही चीज पूछी थी, आपने यही चीज दे दी। देख सकते हो आप, इस तरीके का WDV का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये नहीं बनाया तो मार्क्स कटेंगे, ये नहीं बनाया तो मार्क्स कटेंगे, कंफर्म है ये तो। डन मालिक? ओके, आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहां तक के 7 क्वेश्चन हम लोगों ने करा, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर की। एक बात याद रखना, हर चीज का नोट लिखना है। पहला नोट किस चीज का बनेगा? पहला नोट बनेगा मालिक आपका, आपने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूटर के ऊपर नहीं लिया उसका। दूसरा नोट बनेगा आपका, अगर आपने लेस देन 180 डेज यूज किया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने हाफ लिया है, बैलेंस हाफ विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट ईयर, इसका एक नोट बनेगा आपका। तीसरा आपका नोट बनेगा मालिक, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का। सो नोट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स अगर आप नहीं लिखते हो एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा। नोट्स का कंसेप्ट आप इस तरह से बस समझ लीजिए कि हम जब क्लाइंट को कोई भी चीज देते हैं, जरूरी नहीं क्लाइंट को समझ में आए, इसलिए उसको पूरा लिख के देते, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। एग्जामिनर भी बस क्लाइंट के जैसा ही है, उसे पूरा लिख करके देना पड़ेगा, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। सो एज पर द सेकेंड प्रोविजो, where the asset is acquired and put to use, where the asset is acquired during the previous year and put to use for less than 180 days, the amount of deduction allowable as normal depreciation and additional depreciation would be restricted to 50%. Therefore, normal depreciation on plant and machinery and put to use in December and computer in January is restricted to 50% of 15% and 40%. As per the third proviso to 32(1)(2), balance additional depreciation would be allowed in the year 22-23. As per 32(1)(2)(a), additional depreciation is allowed in case of any new plant and machinery installed after 2005. It will be 20% of actual cost. However, additional depreciation is not allowed if it is installed in any office, residential accommodation or any guest house. Accordingly, additional depreciation is not available on computer. इतने नोट लिख दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मालिक निपटाओ इसको सेल्फ में। काय के ऊपर बेस्ड है? अगेन डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस्ड है, कब किसका क्या डेप्रिसिएशन लेना है। पुट टू यूज भी दिया है, याद होगा आपको, तो डेप्रिसिएशन पुट टू यूज के बेसिस पे मिलता है, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन निकालने बोला है भैया डेप्रिसिएशन का। बिंदास कर लो। आप देख सकते हो हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को आप भी कर सकते हो, जिसको आप कर सकते हो बिंदास आप करो मालिक। क्वेश्चन नंबर 9 आओ निपटाते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। गामा इज अ प्रोप्राइटर, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर एंड ट्यूब्स ऑफ मोटर व्हीकल। मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया भाई साहब गामा ने। Manufacturing unit was set up on 1/5/2020. He commenced his manufacturing operation on 1/6/2020. मैन्युफैक्चरिंग कब से चालू करी है? 1/6/2020 से। The actual cost of plant and machinery installed is 120 करोड़। ये हुई एक पॉइंट। The said plant and machinery also includes second hand plant and machinery. Depreciation मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एंड मशीनरी ब्रॉट ऑफ 20 करोड़
and a new plant and machinery for scientific research reduce from actual cost। याद होगा तो जब हम लोग एक्चुअल कॉस्ट बनाते रहेंगे, WDV बनाते रहेंगे, जो असेट साइंटिफिक रिसर्च असेट के लिए यूज हुआ है वो एक्चुअल कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएगा और बैलेंस असेट पे ही डेप्रीसिएशन मिलेगा। ये हिडन एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट अगर किसी को याद नहीं आई, बच्चा कंफर्म गलत करके आएगा। कंप्यूट द डेप्रीसिएशन अलाउेबल in respect of assessment year, assume that all assets were purchased by account pay check and gamma has not opted for 115 BAC। ठीक है सर, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 120 करोड़ पकड़ना पड़ेगा। सेकंड हैंड का तो ठीक है, लेस जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा 15 करोड़। 105 करोड़। इसके ऊपर सबसे पहले डेप्रीसिएशन की अगर हम बात करें, ये असेट कब परचेज किया है? 1/6/2020, मतलब फुल डेप्रीसिएशन मिला होगा सेट। अरे एवरीबॉडी, फुल डेप्रीसिएशन मिला होगा इसके ऊपर, यस और नो? बोलो बॉस। सो 105 इंटू 15% आपका नॉर्मल डेप्रीसिएशन बनेगा 15.75 करोड़। अब आते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन के लिए। एडिशनल डेप्रीसिएशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल असेट परचेज कितने का है? 120। इसमें से जिसका 100% कॉस्ट का रिडक्शन मिल गया वो भी माइनस कर दो, जिस सेकेंड हैंड परचेज किया वो भी माइनस कर दो। बचता है 85 करोड़। इसका 20% ले लो, 17 करोड़ आपका इस पॉइंट पे आ सकता है, इस पॉइंट पे आ सकता है। यस, आपका टोटल बन सकता है 32.75 करोड़। ब्रावो। सबसे पहले 120 दैट इज WDV ऑफ द जो न्यू असेट आपने परचेज किया वो WDV 0 न्यू असेट परचेज किया। इसमें से जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया है, राइट, इसका 100% कॉस्ट डिडक्शन मिल गया है, ये एक्चुअल कॉस्ट से बाजू हट जाएगा। आपका इस अमाउंट पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन 15% के हिसाब से, इस अमाउंट पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन 15% के हिसाब से। डन। इसके बाद में एडिशनल डेप्रीसिएशन। एडिशनल डेप्रीसिएशन किसको नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रीसिएशन सेकेंड हैंड को भी नहीं मिलेगा और जिस असेट का 100% कॉस्ट का डिडक्शन मिल जाए उसको नहीं मिलेगा। असेट अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए मतलब सेक्शन 35 में उसका डिडक्शन मिलना ही मिलना है तो हम 120 में से 35 माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस बचा इसके ऊपर 20% से डेप्रीसिएशन निकालेंगे। नॉर्मल डेप्रीसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रीसिएशन आपका टोटल डेप्रीसिएशन बनेगा। नोट लिखनी पड़ेगी। नो डेप्रीसिएशन shall be allowed in respect of plant and machinery purchased for scientific research since deduction is allowed under section 35. Additional depreciation is allowed in case of new plant and machinery acquired and installed after 2005 at the rate of 20%. However, additional depreciation shall not be allowed in respect of second hand plant and machinery and plant and machinery installed for scientific purpose. गेम ओवर। आ रहा है बेटा मजा? कंसेप्ट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चनर के अंदर में देख रहे हैं।
डन मालिक? ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इट्स अ क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन डेप्रीसिएशन। आप इसे सेल्फ करेंगे। अब इस सेक्शन के अंदर में क्या है, ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहोगे ना, ये जब क्वेश्चन पर्टिकुलरली आप सॉल्व करते रहोगे ना, तब आपको वो जो बैलेंस 10% वाला डेप्रीसिएशन है ना, उसका एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, घर पे एक बार सॉल्व कीजिएगा। इलेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आइए। मिस्टर ए, ये काय पे बेस्ड है? सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च असेट के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर में भी अवेलेबल है, ओल्ड सिलेबस में प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर में भी ये क्वेश्चन अमेंडेड है। ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 2021, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 35। आप देख रहे हो, हर सीरीज से एक 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 क्वेश्चन खींच करके लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। वाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर दैट ऑफ पीजीबीपी, अमाउंट पेड टू नोटिव, एक मिनट, इन हाउस रिसर्च हो या डोनेशन टू अदर, अब सबके केस में 100% हो गया, गेम ही खत्म हो गया पूरा। तो आप समझो, अमाउंट पेड टू अप्रूव्ड नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन 1 लाख का 100% 1 लाख डिडक्शन मिलेगा। आईआईटी 2,50,000 का 100% 250 मिलेगा। कंपनी हुज मेन ऑब्जेक्ट इज रिसर्च 4 लाख का 100% 4 लाख मिलेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इन हाउस फैसिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च 3 लाख का 100% 3 लाख मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 750, उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड है 5 लाख, 5 लाख को हटाओ 250 का 100% पूरा मिलेगा। फॉर्मेट क्या बनना चाहिए? पर्टिकुलर्स, रुपीस, परसेंटेज, डिडक्शन। सो जो आपने 1 लाख रुपए दिया, इसका 100% डिडक्शन, 250 का 100% डिडक्शन, 4 का 100% डिडक्शन, 3 का 100% डिडक्शन। जो लास्ट आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, सिर्फ उसका आपको बिल्डिंग का मिलेगा। लैंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर 35। क्या तुम्हें याद है? लैंड का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, वो नोट लिखनी पड़ेगी। नाउ कंपनी assessee is entitled to weighted deduction 100% in respect of in-house development expenditure. The assessee is individual, therefore he would be entitled to deduction 100% of the revenue expenditure and 100% of capital expenditure incurred under 35(1) and 2, assuming that such expenditure is laid expediently for the purpose of business. एक पॉइंट आप यहां पे खुद होके लिख सकते हैं, cost of land is not allowed as deduction। एक चीज खुद होके लिख दो, cost of land is not allowed as deduction। यस मालिक, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 12, अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन 35 AD। ये क्वेश्चन 35 AD पे बेस्ड है। 35 AD मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस वाला सेक्शन हो गया, उसी के ऊपर बेस्ड ये सेक्शन है। ए कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस फॉर सेटिंग अप अ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, वन ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस। Food grain, sugar, edible oil. He incurred capital expenditure of 80 lakh, 60 lakh, 50 lakh. अच्छा, respectively on purchase of land and building during the period year January 20 से March 20 exclusively for above business and capitalize the same in the books of accounts। ठीक है। The cost of land included in above figure is 50, 40, 30। अब आप खुद बता दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कितना मिलेगा। लॉजिकली पहले केस में 80 - 50 30 का मिलेगा,
दूसरे केस में 60 माइनस 40 20 का मिलेगा, तीसरे केस में 50 का मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग में से लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता। 35 एडी याद दिला दूं, स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है, पर 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बस लैंड का हमने बाजू कर दिया, बाकी का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कवर कर लिया। He incurred capital expenditure of 20 lakh, 15 lakh, 10 lakh respectively for extension, reconstruction of building। ये भी मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो यहां का प्लस ये वाला अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। He incurred the capital expenditure done. Compute the income under that of PGBP for the year assessment year 21-22 and the loss to be carried forward. Assuming that A has fulfilled all the conditions of deduction under 35 AD and has not claimed Chapter 6A, the profit from this activity is 16 lakh, 14 lakh, 31 lakh. Stop. 16 plus 14 plus 31. आपका टोटल स्पेसिफाइड इनकम कितना हुआ? 16 प्लस 14 प्लस 31, टोटल हुआ 61 लैक्स। यस, इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 35 AD। यस, ओके। सो चेक कीजिए, सबसे पहले इनकम 16 लाख, 14 लाख, 31 लाख। फूड ग्रेन और शुगर एलिजिबल स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। एडिबल ऑयल ये नहीं आता। डिडक्शन अंडर 35 AD 30 और 20 और इससे रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो आ जाएगा। टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी 16 माइनस 50, 34 का यहां पे लॉस हुआ जो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और सेम हेड से सेट ऑफ हो सकता है। यहां पे 14 माइनस 35, 21 का लॉस आया। टोटल स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस आया 55 लाख रुपीस का। ठीक है। एडिबल ऑयल ये स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं था 31। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेस किए हैं उसका डिडक्शन मिलेगा। 50 लाख में से 30 लाख गए प्लस 10 लाख रुपए उसने खर्चा किए किसके लिए? फैसिलिटी के लिए। 30 लाख बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया मतलब डेप्रीसिएशन 10%। 30 लाख का 10% 3 लाख आया। नॉर्मल बिजनेस इनकम 28 लाख। अब एक सवाल, नॉर्मल बिजनेस इनकम है, स्पेसिफाइड लॉस है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नो। स्पेसिफाइड बिजनेस से आने वाला लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही क्या किया जा सकता है? सेट ऑफ किया जा सकता है। डिडक्शन इज 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अवेलेबल अंडर 35 AD in respect of specified business of setting up and operating a warehouse facility for storage of sugar and setting up of warehouse for agricultural produce. However, edible oil is not a specified business. A is not eligible for deduction under 35 AD. A can however claim deduction at the rate of 10% in 32 in respect of capital expenditure on building, assuming it has used for more than 180 days. Loss from a specified business can be set off only against the profit of another specified business. Therefore, the loss of 55 lakh from the specified business of setting up and operating a warehouse facility cannot be set off against the profit of 28 lakh from edible oils. वो इससे सेट ऑफ नहीं हो सकता। चेक कर लीजिए मालिक। डन। क्वेश्चन नंबर 13 आप सेल्फ करेंगे।
अगेन ये क्वेश्चन 35 एडी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 भी 35 एडी पे बेस्ड है। आप देख सकते हैं 35 एडी पे कितने क्वेश्चन आते हैं, पर चलो क्वेश्चन नंबर 14 हम जरूर करेंगे। मिस्टर आरव इज अ प्रोप्राइटर हैविंग 2 यूनिट्स। यूनिट्स ए कैरीज ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, यूनिट बी कैरीज ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। यूनिट ए कमेंट्स द ऑपरेशन and claim 100 lakh as incurred for purchase of 2 building 50 lakhs each for sugar under 35 AD. However, in February 21, Unit A transferred one of its building to Unit B. Examine the tax implication. किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? सबसे पहले तो आपने 35 एडी के अंदर में डिडक्शन लिया और बाद में आपको याद होगा 35 एडी के अंदर में एक लॉ है मालिक कि 8 साल तक के इस असेट को आपने ट्रांसफर नहीं करना है। आपने इसे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ट्रांसफर कर दिया। डिडक्शन अंडर 35 एडी माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन दूसरे बिजनेस के लिए WDV बन सकता है। सिंस द कैपिटल असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ which deduction of rupees 50 lakh was claimed under 35 AD has been transferred by Unit A to Unit B, the deeming provision is attracted during the assessment year. Deduction under 35 AD 50 lakh less notional depreciation. बिल्डिंग है मतलब कितना परसेंट लोगे? 10% लोगे एक साल का, माइनस कर दिया। 45 लाख रुपीज shall be deemed income under the head of PGBP. However, by virtue of explanation 13, he can claim depreciation under 32 on building in Unit B. For the purpose of claiming depreciation, the actual cost would be 45 lakhs. 45 lakhs. Is that done, Malik? That's it. डन सर, दैट्स इट। आज हम लोग बस इतना ही करेंगे मालिक। आज हम यहीं रुक रहे हैं, इतना ही करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे आगे।